हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अपने पुराने वीडियोस पर प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या होती है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य हमें किन-किन क्षेत्रों से कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हम लोगों ने ये पढ़ा था। जैसे हम लोगों ने अपने पुराने वीडियो पे कि उत्तर प्रदेश में किन-किन क्षेत्रों से हमें प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद हम लोग ने अगले वीडियो पे कि मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले हैं, इन सबको पढ़ा है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग आगे कि बिहार है, राजस्थान है और दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जहाँ से प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिले हुए हैं, उनको पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला। किसी समतल धरातल जैसे भित्ति, काष्ठ फलक आदि पर रंग तथा रेखाओं की सहायता से लंबाई, चौड़ाई, गोलाई तथा ऊंचाई को अंकित कर किसी रूप का आभास कराना ही चित्रकला है। इसमें नवपाषाण कालीन चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र कौन-कौन से थे? जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जिनमें से हम लोग अपने पुराने वीडियो पर मध्य प्रदेश के क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पढ़ चुके हैं कि इनमें हमें कहाँ-कहाँ से, किन-किन क्षेत्रों से कौन-कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब इनमें और है जैसे बिहार है, राजस्थान है, दक्षिण भारत में कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब से नवपाषाण कालीन चित्रकला के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन्हें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले बिहार से कि बिहार में हमें किन-किन क्षेत्रों से कौन-कौन से साक्ष्य मिले हैं। बिहार के प्रमुख क्षेत्र चक्रधरपुर, सिंघनपुर और शाहाबाद से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। कौन-कौन से? इन चित्रों में लेटी व शिकार करती मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। हमें बिहार में 3 क्षेत्र चक्रधरपुर, सिंघनपुर और शाहाबाद से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं, जिनमें लेटी व शिकार करती हुई मानव आकृतियां मिली हैं। अब हमारा अगला क्षेत्र है राजस्थान। राजस्थान में चंबल क्षेत्र में 5000 वर्ष पूर्व के प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। यहाँ के चित्र गेरू रंग से चित्रित हैं। इस स्थल के स्थानीय लोग इसको सीता जी की मांडो से संबंधित करते हैं। देखिए दोस्तों, राजस्थान में चंबल क्षेत्र के 5000 ईसा पूर्व से प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। वो किस रंग से चित्रित हैं? गेरू रंग से। इनमें यहाँ पर हिरण, शेर, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड के शिकार का दृश्य एवं मानव आकृतियों के चित्र की भरमार है। राजस्थान के झालावाड़, दरा, भरतपुर से भी प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। यहाँ पे जो मेन चित्र मिले हैं, कौन-कौन से ज्यादा मिले हैं? जिनमें हिरण है, शेर है, भालू, बकरी, गाय, जंगली सांड का शिकार करने के दृश्य और मानव आकृतियां, ये चित्र यहाँ पे ज्यादा मिले हैं। दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं जहां से हमें प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं। लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्री एवं श्रीमती आलचिन ने सन 1955 में रायचूर की ऋषमुख पर्वतमाला में आदिम खोज करके यह सिद्ध कर दिया था कि प्रस्तर युगीन मानव भारत के केवल उत्तर भाग में ही नहीं अपितु समस्त भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में जीवन यापन हेतु बसा है। देखिए दोस्तों, किसने यह सिद्ध किया था कि केवल उत्तर भारत में ही नहीं, भारतवर्ष के हर क्षेत्रों में जीवन यापन हेतु मानव बसा हुआ है। वो थे लंदन विश्वविद्यालय के पुरातात्विक श्री एवं श्रीमती आलचिन। इन्होंने 1955 में ऋषमुख पर्वतमाला में आदिम खोज की थी। अब आगे देखते हैं कौन से क्षेत्र हैं। विल्ला सरंगम, यह तमिलनाडु का नवपाषाण स्थल है। यहाँ से हड्डियों के उपकरण,
जादू के चलन के प्रतीक चिन्ह आदि मिले हैं। तमिलनाडु में जो नौपाषाणिक स्थल है वहां से क्या मिला है? हड्डियों के उपकरण और जादू के चलन के प्रतीक चिन्ह। हमारा जो अगला क्षेत्र है वो है बेल्लारी। सर्वप्रथम एफ फासेट ने बेल्लारी के प्रागैतिहासिक चित्रों का चित्रण 1892 ईस्वी में प्रकाशित किया था। बेल्लारी के प्रागैतिहासिक चित्रों का चित्रण 1892 में किसने? एफ फासेट ने प्रकाशित किया। यह बेल्लारी नौपाषाणकालीन मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र था। क्या है? देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि बेल्लारी में 1892 ईस्वी में एफ फासेट ने प्रागैतिहासिक चित्रों को प्रकाशित किया और यहाँ पे नौपाषाणकालीन मानव की गतिविधियों का प्रधान केंद्र माना गया। अब आगे, ये तो प्रमुख क्षेत्र थे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये वो क्षेत्र थे जहां जहां से हमें प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। अब इसके आगे हम लोग प्रागैतिहासिक चित्रकला के कुछ उद्देश्य हैं उनको देखते हैं। जैसे राय कृष्णदास के अनुसार अपने इर्द गिर्द के वातावरण के स्मृति को बनाए रखना, अपने आसपास के वातावरण पर अपनी विजय के इतिहास को बनाए रखना, अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में प्रकट करना ही प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य है। क्या राय कृष्णदास के अनुसार क्या था कि अपने इर्द गिर्द के जो वातावरण की स्मृति को बनाए रखना और आसपास के वातावरण पर अपनी विजय के इतिहास को बनाकर रखना, अपनी अमूर्त भावनाओं को मूर्त रूप में प्रकट करना ही प्रागैतिहासिक चित्रकला का उद्देश्य था। और आगे, अपनी सफलता तथा भय को दूर करने के लिए अदृश्य शक्तियों की पूजा, जैसे जादू टोना, स्वास्तिक चिन्ह, त्रिभुज, चतुर्भुज आदि ज्यामिति आकृतियां के माध्यम से आदि मानव ने उसका विश्वास था कि जिस पशु के चित्र को यहाँ अंकित करता था वह आसानी से उसके बस में आ जाता था। शायद आखेट के लिए प्रस्थान करने से पहले आदि मानव संभावित शिकार का चित्र बनाकर उसके विभिन्न विविध अंगों पर प्रहार आदि की तकनीक भी सीखता था। इसमें क्या था? आदि मानव का क्या विश्वास था कि वो आखेट में जाने से पूर्व जिस चित्र को अंकित करता है वो आसानी से उसके बस में आ जाता है, और वो आखेट में जाने से पहले क्या करता था? चित्र को अंकित करता था और उस पे विविध अंगों पर प्रहार आदि की तकनीक भी सीख लेता था। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला की विषय वस्तु। प्रागैतिहासिक मानव शिकार पर आश्रित था। किसी पशु को मार कर खाना ही उसकी मुख्य दिनचर्या थी। उसके चित्रण का मुख्य विषय आखेट ही था। देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक मानव जो था, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों में उसके जीवन यापन का प्रमुख केंद्र क्या था? आखेट। वो आखेट के द्वारा ही अपना जीवन यापन करता था। लेकिन पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वो केवल आखेट से ही संबंधित था। लेकिन मध्य पाषाण काल में मानव ने आखेट के साथ साथ पशुपालन भी किया, और जब वह नवपाषाण काल में आया तो आखेट के साथ साथ पशुपालन और उसने कृषि को भी अपनी जीवन यापन में शामिल कर लिया। तो प्रागैतिहासिक मानव शिकार के साथ साथ पशु को मारकर खाना उसकी प्रमुख दिनचर्या बन चुकी थी। उसका प्रागैतिहासिक काल के मानव का मुख्य विषय जो है वो आखेट ही है। उसने बारहसिंघा, महिष, हाथी, घोड़ा, सुअर, भालू, हिरण, बैल, गाय, चीता, भैंसे, जिराफ जैसे पशुओं को शिकार करते हुए चित्रित किया है। इसमें पशुओं का अंकन चित्रण अधिक हुआ है तथा पक्षियों का अंकन चित्रण बहुत ही कम हुआ है। पक्षियों में मोर ही सर्वाधिक चित्रित पक्षी है। साथ ही कहीं कहीं शिकारी कुत्तों का भी चित्रण हुआ है। देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक मानव सबसे ज्यादा इसमें कौन कौन से चित्र मिले हैं? पशुओं के। पक्षियों में सबसे ज्यादा चित्रण सिर्फ मोर का हुआ है। पचमढ़ी क्षेत्र में धनुर्धारियों का सर्वाधिक अंकन हुआ है। जिन शैलियों में जितनी शक्ति एवं कुशलता के साथ पशुओं का अंकन हुआ है, लगभग उसी प्रकार मनुष्यों को भी चित्रित किया गया है।
शिकारी को धनुर्धारी, परशुधारी, दंडधारी, खूंटीदार, दंडधारी, छुरिकाधारी आदि रूपों में चित्रित किया गया है। कृषि जीवन से संबंधित चित्रण भी हुआ है। इसके अंतर्गत पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार आदि को रखा गया है। यह चित्र मिर्जापुर, सिंघनपुर, होशंगाबाद, पचमढ़ी आदि में मिले हैं। देखिए दोस्तों, कृषि जीवन से संबंधित चित्रण जो हुए हैं उसमें क्या क्या था, पशुपालन, बैलगाड़ी, नौका विहार आदि को रखा गया है। और ये चित्र कहाँ कहाँ से मिले हैं, मिर्जापुर, सिंघनपुर और होशंगाबाद और पचमढ़ी से। दोस्तों अब आगे हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्रकला की कुछ प्रमुख विशेषताएं। प्रागैतिहासिक चित्रों में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है, जिसमें काले रंग के लिए कोयले या काजल का प्रयोग किया गया है। जहां पर उन्हें काला रंग प्रयोग करना था वहां पर उन्होंने कोयले या काजल का प्रयोग किया है। लाल रंग के लिए गेरू या हिरोजी पत्थर का प्रयोग किया है और सफेद रंग के लिए खड़िया या चाक या चूना पत्थर का प्रयोग किया है। पीले रंग के लिए उन्होंने पीली मिट्टी का प्रयोग किया है। देखिए तो प्रागैतिहासिक चित्रों में जिन रंगों का प्रयोग हुआ है उसमें काले रंग के लिए कोयले या काजल का प्रयोग, लाल रंग के लिए गेरू या हिरोजी पत्थर का प्रयोग, सफेद रंग के लिए खड़िया या चाक या चूना पत्थर का प्रयोग, पीले रंग के लिए पीली मिट्टी का प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रों में किन किन रंगों का प्रयोग हुआ है और उन रंगों के प्रयोग के लिए किसके द्वारा प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक चित्र अति सूक्ष्मता से बनाए गए हैं। जैसे कहीं कहीं केवल 4 रेखाओं से ही मानव आकृति बनाने का प्रयास किया गया है। प्रागैतिहासिक चित्र अति सूक्ष्मता से बनाए गए हैं। जैसे कहीं कहीं केवल 4 रेखाओं से ही मानव आकृतियों का प्रयास किया गया है। चित्रों में रेखा या सीमा रेखा की प्रधानता है। यद्यपि चित्र सरल है किंतु सीमा रेखाएं सशक्त एवं गतिशील हैं। आगे प्रागैतिहासिक चित्रों में क्रमिक विकास एवं प्रतीकात्मक दृष्टिगोचर होती हैं। ज्यामितीय आकारों का प्रयोग प्राकृतिक की विभिन्न शक्तियों या जादू के विश्वासों को व्यक्त करने हेतु किया गया है। चित्र प्रायः खुरदुरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक प्रकार की प्रस्तर शिलाओं को पर भी प्राप्त हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि चित्र कहाँ कहाँ बने हैं, किस किस जगह बनाए गए हैं। तो चित्र प्रायः खुरदुरी चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, छतों या भित्तियों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी प्राप्त हुए हैं। चित्रों में कहीं कहीं आकृति की सीमा रेखा से नुकीले पत्थर को खोदकर बनाया गया है, जिसमें वह स्थायी रहे और वर्षा के पानी में घुल ना जाए। चित्रों को कहीं कहीं आकृति की सीमा रेखा के नुकीले पत्थरों को खोद कर बनाया गया है, जिससे कि वो हमेशा के लिए बने रहे, वह वर्षा के पानी से घुले ना। इस प्रकार इन चित्रों की सरलता, सुगमता एवं सूक्ष्म रेखांकन पद्धति आज के कलाकार के लिए महान प्रेरणा है। दोस्तों, ये था हमारा पूरा प्रागैतिहासिक चित्रकला के बारे में। हमने अभी तक जितने भी वीडियोस बनाए हैं, शायद 9 या 10 वीडियो हैं, इनमें हम लोगों ने पूरा प्रागैतिहासिक चित्रकला क्या होती है, हमें किन किन क्षेत्रों से कहाँ कहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। दोस्तों, हम लोग अपने हर वीडियो पर आगे वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी पढ़ते हैं। आप लोग ने अगर हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और पूरे प्रागैतिहासिक काल के वीडियो अच्छे से पढ़ें।
दोस्तों इसके आगे के जो टॉपिक है हम लोग कला से रिलेटेड सारे टॉपिकों को पढ़ेंगे, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अब इस पार्ट से रिलेटेड हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया का लेखक कौन है? तो द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया के लेखक पर्सी ब्राउन है। दूसरा क्वेश्चन है कमरगढ़, खैरपुर, बोतालदा, नवागढ़, खरसिया आदि प्रागैतिहासिक महत्व के स्थल कहाँ पर है? तो ये सारे स्थल रायगढ़ क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक क्षेत्र का केंद्र मिर्जापुर किस प्रदेश में स्थित है? तो प्रागैतिहासिक क्षेत्र का केंद्र बिंदु मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों हम लोग वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हुए होते हैं। जो भी प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपरों में आए हैं उन्हें हम अपने हर वीडियो में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है। अगला क्वेश्चन है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो होशंगाबाद शैली चित्रकला के लिए जाना जाता है। होशंगाबाद किस नदी तट पर स्थित है? होशंगाबाद नर्मदा नदी तट पर स्थित है। दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। अब हम लोग अपना अगला टॉपिक, अभी तक हम लोग ने पूरे प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा। अब आगे हम लोग शैनधौव काल और कला में जो प्रमुख कलाकार हैं उन सबको भी अपने अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए दोस्तों वर्ष 2024 समाप्त हो चुका है। आज हम लोगों का नया वर्ष 2025 प्रारंभ हुआ है। तो आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आप लोग जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप लोग इस वर्ष उन परीक्षाओं में सक्सेस हो। आप लोगों अपने सारे गोल्स को अचीव करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी न्यू ईयर।